हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैं सट्टा के इस परिवार में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं सट्टा का ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेगा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पार्ट नंबर 27। और दोस्तों, इससे पहले आपको मेंसुरेशन के 26 पार्ट कराए हैं। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे या उन पार्टों में से कोई पार्ट नहीं देखा, तो भाई उन पार्टों को पहले जाकर देखिएगा, क्योंकि जो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की सीरीज चल रही है वो बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही है। आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपको पहले वाले पार्टों में सभी पार्ट को अच्छे से देखना होगा, किसी पार्ट को मिस नहीं करना है। और दोस्तों, क्योंकि आज पार्ट नंबर 27 जो करेंगे, इसमें कुछ बेस, कुछ कॉन्सेप्ट, ट्रिक या फॉर्मूला कुछ ऐसा यूज होने वाला है जो आपके साथ मैंने पहले 26 पार्टों में शेयर किया है, आपके साथ डिस्कस किया है। तो कुछ भी फॉर्मूला, ट्रिक या बेस यूज हो सकता है, तो इसलिए पहले 26 पार्ट अच्छे से देखिएगा, किसी पार्ट को मिस नहीं करना है। और दोस्तों, मैंने इन 26 पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से सीधे जाकर ये 26 पार्ट हमारे चैनल पर देख सकते हो। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हर वीडियो, हर कंटेंट का सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पार्ट नंबर 27। और सीधी सीधी बात करें, इस पार्ट में हम चतुर्भुज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम चतुर्भुज को स्टार्ट करने वाले हैं कि जो अलग अलग चतुर्भुज आकृति आती है उनका क्षेत्रफल फॉर्मूला, परिमाप फॉर्मूला क्या होता है। तो चतुर्भुज की स्टार्टिंग होने वाली है, जिसमें हमने सबसे पहले समांतर चतुर्भुज को रखा है। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज से ही आपके वर्ग हुए, आयत हुए, समचतुर्भुज हुए, इसके अलावा समलंब हुआ, सब आपके समांतर चतुर्भुज से बनते हैं या समांतर चतुर्भुज से समझे जाते हैं। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज को समझेंगे, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल को समझा जाएगा, उसके बाद ही जो आगे चतुर्भुज आएंगे उनको समझा जाता है। तो दोस्तों, जो समांतर चतुर्भुज है उसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या होता है समांतर चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि हम क्या करने वाले हैं। क्या होता है समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो पहले हम फॉर्मूले समझेंगे, समांतर चतुर्भुज का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद उनके आधार पर जो सवाल बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझेंगे, फिर आपके साथ सवाल शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, दो लाइन आप सभी के लिए, मेरा आने वाला वक्त तुम्हारे हर सवाल का जवाब होगा। तो बिल्कुल भाई दोस्तों, यदि आज आप कंपटीशन कर रहे हो और आपको काफी साल हो चुके हैं, किसी पेपर को आप मार्क नहीं कर पाए हो, किसी पेपर को आप क्लियर नहीं कर पाए हो, और आपको कोई क्रिटिसाइज करता है कि इतने साल से आपने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी करके नहीं दिखाया है, तो सिर्फ आप पेशेंस रखिएगा, संयम रखिएगा और मेहनत करिएगा, क्योंकि मेहनत के बाद जो सफलता आपको मिलेगी वो आपके आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देगी। तो सिर्फ बने रहिए और मेहनत करिए, बस अपने टारगेट पर फोकस रखिए, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को अच्छे से समझे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 27, जिसमें हम पहले समझेंगे समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल फॉर्मूले। तो सबसे पहले फॉर्मूले समझते हैं, फिर सवालों को वन बाय वन लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, समांतर चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, इनके फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं जो समांतर चतुर्भुज क्या होता है। पहले समांतर चतुर्भुज आया है, रीडिंग में ही हम रीड कर रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज पहले समझा जाए। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज अच्छे समझना। जैसे मान लीजिए ये आकृति ली है ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां रख देते हैं ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें हम सीधी सीधी बात करें तो सीधा आता है, यहां पर आप बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज अच्छे समझिए, जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसकी यदि हम सीधी सीधी बात करें तो समांतर चतुर्भुज जो भी आपका बनता है उसमें आमने सामने की भुजा, मतलब ए बी बराबर सी डी, आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो ए बी सी डी के बराबर भी है और ए बी सी डी के समांतर भी है। तो कॉन्सेप्ट बनता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है, मतलब ए बी सी डी के बराबर भी है और समांतर भी है। दूसरी बात करें, इधर से आप बोलोगे ए डी बी सी के बराबर होगी, ए डी बी सी के बराबर होगी और ए डी बी सी के समांतर भी होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। मतलब ए बी बराबर सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए डी बराबर बी सी,
AD पैरेलल BC। तो आमने सामने की भुजा बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। अब दोस्तों सीधी सीधी बात करें, यदि आप ये जो समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा आपकी बराबर भी है और समांतर भी है, यदि इसके परिमाप को समझना है तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है बाउंड्री का टोटल। परिमाप क्या होता है? बाउंड्री का टोटल। अब आपको पता चल गया है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। AB किसके बराबर है? AB आपकी CD के बराबर है। तो AB आपकी CD के बराबर है, तो AB आपकी CD के बराबर है और AD आपकी BC के बराबर है। मतलब AD आपकी BC के बराबर है। तो करना क्या है दोस्तों, सिर्फ आपको इनको मेंशन करना है कि AD आपकी BC के बराबर है, तो इसको A से मेंशन करते हैं, इसको A से मेंशन करते हैं। AD किसके बराबर थी? AD आपकी BC के बराबर थी। दूसरी तरफ AB आपकी CD के बराबर थी, तो AB आपकी CD के बराबर थी, AB आपकी CD के बराबर थी, तो इसको हम B से मेंशन करते हैं। तो दोस्तों आमने सामने की भुजा बराबर होती है, A से डिनोट किया, आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो हमने B से डिनोट किया। अब इसका यदि हम परिमाप यदि हम आपके साथ शेयर करें तो आप बोलोगे बाउंड्री का टोटल ही क्या होता है? परिमाप होता है। तो बाउंड्री का टोटल कर दीजिए जिसमें आपके 2 A आएंगे, 2 A आएंगे और भाई जिसमें आपके 2 B आएंगे, जिसमें आपके 2 B आएंगे। तो देख सकते हैं परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री का टोटल करिएगा तो जिसमें 2 A आते हैं और 2 आपके B आते हैं। तो जैसे ही आप इसमें 2 कॉमन लोगे तो आपका परिमाप फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू A प्लस बी, 2 इंटू A प्लस बी। तो दोस्तों ये आपके समांतर चतुर्भुज का परिमाप है 2 इंटू A प्लस बी। और A और B आपकी संगत भुजाएं होती हैं, A और B आपकी संगत भुजाएं होती हैं। संगत भुजा मतलब जो अटैच रहती हैं। तो A किससे अटैच है? B से अटैच है, तो A और B आपकी संगत भुजाएं हैं। यहां से बोल सकते हो A और B आपकी संगत भुजाएं हैं, A और B आपकी संगत भुजाएं हैं, A और B आपकी संगत भुजाएं हैं। तो 2 इंटू A प्लस बी जिसमें A और B आपकी संगत भुजाएं हैं। तो यहां पर लिख देते हैं क्योंकि कभी कभी सवालों में आता है कि संगत भुजा ली जानी चाहिए। तो संगत भुजा का मतलब होता है जो एक दूसरे से अटैच होती है। तो A भुजा B से अटैच है, A भुजा B से अटैच है, A भुजा B से अटैच है, A भुजा B से अटैच है। तो संगत भुजा मतलब जो भुजाएं अटैच होती हैं। तो परिमाप हो चुका है 2 इंटू A प्लस बी जिसमें A और B आपकी संगत भुजाएं हैं। अब दोस्तों यदि हम क्षेत्रफल पर बात करें कि इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जो भी आपका ये समांतर चतुर्भुज है, यदि हम इसमें एक विकर्ण बना दें, हम इसमें क्या बना दें? एक विकर्ण बना दें। वैसे विकर्ण सीधा जाएगा, विकर्ण बना देते हैं। तो विकर्ण जो होता है ना, समांतर चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, वो चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटेगा। चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटेगा मतलब फर्स्ट यहां पर और सेकंड यहां पर 2 भाग बने हैं, पहला और दूसरा। तो वो चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटेगा मतलब पहला किसके बराबर है? पहला आपके दूसरे के बराबर है। तो बस आपको थोड़ा इतना पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो विकर्ण AC ने चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांट दिया। पहला A से डिनोटेड है और दूसरा B सेकंड से डिनोटेड है, फर्स्ट और सेकंड से डिनोट किया है, सॉरी। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज 2 बराबर भागों में बढ़ चुका है। अब आपको देखिए दोस्तों, यदि इसका फॉर्मूला अच्छे से समझना है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप ये बोलोगे ये आपका एक त्रिभुज बन चुका है, ये आपका क्या बन चुका है? एक त्रिभुज बन चुका है। तो इसको आप त्रिभुज बोल सकते हैं, कौन सा? ADC। तो त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC आप देख सकते हैं। और त्रिभुज में आपको पता था कि त्रिभुज की हाइट होनी चाहिए, और हाइट क्या होती है? हाइट ऊंचाई होती है लांबिक। हाइट ऊंचाई क्या होती है? लांबिक होती है। तो मैंने त्रिभुज की ऊंचाई बना ली है जो आपकी लांबिक रहेगी, जो आपकी क्या रहेगी? जो आपकी लांबिक रहेगी। तो आपको क्या करना है, जो ये फर्स्ट से डिनोटेड है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और देखिए दोनों ही क्षेत्रफल क्या रहेंगे? दोनों ही क्षेत्रफल आपके बराबर रहेंगे, पहला बराबर दूसरा। तो बस आप पहले का निकाल लो और उतना ही क्षेत्रफल किसका आएगा? उतना ही क्षेत्रफल आपके दूसरे का आएगा, क्योंकि पहले का क्षेत्रफल बराबर दूसरे का क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC इसका क्षेत्रफल निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहां से आप बोल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहां पर देखिए 1/2 आपका आधार क्या है? आपका आधार B है। आपका आधार क्या है? आपका आधार B है, तो आप आधार B रख सकते हो। और आपकी ऊंचाई इसमें क्या है? आपकी ऊंचाई इसमें h है, तो आप h रख सकते हो। अब दोस्तों ये आपके त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आ चुका है, लेकिन जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा,
जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से डबल होगा, क्योंकि इतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 50 होगा, और 50 और 50 कंप्लीटली आपका क्या बनेगा, 100 बनेगा। तो 50 से चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 है, मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका डबल होगा। सीधा बोल सकते हो चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि 50 का डबल क्या होता है, 100 होता है। तो यहां से आप बोल सकते हैं 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बनेगा b इंटू एच, और सीधी सीधी बात करें, b आपका आधार था और h आपकी ऊंचाई है, तो होगा b आपका आधार था और h आपकी ऊंचाई है। तो सीधी सीधी है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, क्योंकि b हमारा आधार है और h हमारी ऊंचाई है। तो यहां से दोस्तों आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, और परिमाप आपके सामने रखा जा चुका है कि परिमाप क्या होता है, 2 इंटू a प्लस बी। तो परिमाप को भी नोट कर लेना, क्षेत्रफल फॉर्मूले को भी नोट कर लेना, और फिर समझते हैं कुछ क्वेश्चन। बस ध्यान रखना कि क्षेत्रफल फॉर्मूला आधार गुणित ऊंचाई रहेगा समांतर चतुर्भुज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि इस फॉर्मूले का यूज हम अच्छे से समझें। अब आपके सामने आप देख सकते हो एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजा क्रमशः 40 मीटर और 28 मीटर है। तो यहां पर आप एक समांतर चतुर्भुज बना सकते हो दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज आपका ऐसा बनता है, समांतर चतुर्भुज आपका ऐसा बनता है, तो आप समांतर चतुर्भुज को थोड़ा तिरछा बनाया करो, क्योंकि आपको आयत भी समझना होता है, आपको वर्ग भी समझना है, आपको क्लियरली समचतुर्भुज भी समझना है, समलंब भी समझना है, तो आपके माइंड में उनकी आकृति हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। तो यहां पर बोल सकते हैं कि जो संगत भुजाएं हैं, अभी देखो मैंने दोस्तों थोड़ी देर पहले आपको बोला था संगत भुजा का मतलब क्या होता है, पीछे आपको दिखाते हैं। मैंने बोला था संगत भुजा अच्छे से याद रखना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में बहुत बार आपको संगत भुजा बोला जाता है। संगत भुजा का मतलब होता है ये भुजा और ये वाली, ये और ये वाली, ये और ये वाली, ये और ये वाली। तो संगत भुजाएं जो अटैच रहती हैं, तो संगत भुजाएं उसने दी है 40 मीटर और 28 मीटर, मतलब 40 मीटर और संगत भुजा क्या है 28 मीटर। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजाएं, अब दोस्तों आपको पता है, आपने अभी बोला था कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा मतलब ये 40 तो सामने वाली भी 40 रहेगी, ये 28 तो सामने वाली भी 28 रहेगी। अब उसने पूछा गया है यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 14 मीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 14 मीटर है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 14 मीटर है, बड़ी भुजा है आपकी 40, बड़ी भुजा क्या है आपकी 40, और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आपकी कितनी है 14 है। तो बीच की दूरी ये रहेगी आपकी ऊंचाई जो आपको 14 दी है दोस्तों, क्योंकि बीच की जो दूरी बोली गई है, यहां पर आप पढ़ सकते हो कि बीच की जो दूरी बोली गई है, यहां पर बोला गया है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का मतलब होता है दूरी हमेशा स्ट्रेट होती है, दूरी हमेशा स्ट्रेट होती है, और दूरी यदि स्ट्रेट रहेगी तो वो ऊंचाई बनेगी, दूरी यदि स्ट्रेट रहेगी तो वो ऊंचाई बनेगी। तो आपको बीच की दूरी मतलब ऊंचाई आपको 14 दी है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि हमें जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। अब इसको पूरा रखते हैं, यहाँ पर फुल स्पेस है आपके पास। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको ऊंचाई कितनी मिल चुकी है, आपको ऊंचाई 14 मिल चुकी है, क्योंकि बीच की दूरी आपकी ऊंचाई बनेगी हमेशा। और दोस्तों अब आपको क्या लेना है, आपको आधार लेना है। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं 28 रख देते हैं, कि हमें 28 भी सुनाई दिया था क्वेश्चन में, 28 को रख देते हैं। लेकिन आप ये देखिए जो ऊंचाई है वो किस आधार पर लांबिक है। तो ऊंचाई देखा जाए तो वो 40 आधार पर लांबिक है, तो आपका आधार 40 होगा। आपका आधार क्या होगा 40 होगा। ऊंचाई आपकी आधार 28 पे हो तो आप 28 आधार लेना, ऊंचाई आपकी 40 आधार पर है तो आप 40 आधार लेना। तो 40 हमारा आधार है, और कर दीजिए आधार गुणित ऊंचाई, तो यहां से आ जाएगा 14 का 4 में 56 और एक जीरो आपकी लगेगी। तो इतने वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल होगा 560 वर्ग मीटर। चौथा ऑप्शन है, टिक करिए। यदि ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों सीधा याद रखना, आधार वो लेना है जिस पर ऊंचाई क्या होती है लांबिक होती है। आप लिख सकते हो नोट बना के, आधार वह लेना है, आधार वह लेना है, ऐसा लिखिएगा, थोड़ा नोट बना लेना, जिस पर ऊंचाई क्या हो, ऊंचाई लांबिक हो, ऊंचाई लांबिक हो मतलब परपेंडिकुलर हो, मतलब क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो यहां से आप अच्छे से नोट बना लेना, आधार वह लेना है जिस पर ऊंचाई क्या हो लांबिक हो। इसको नोट डाउन कर लेना। बढ़ते अगले सवाल की तरफ देखिए।
अगला सवाल क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है आपको 0.18 हेक्टेयर, 0.18 हेक्टेयर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है आपको, मतलब आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जो हमें दिया है 0.18 हेक्टेयर। अब दोस्तों हेक्टेयर HA से डिनोट करते हैं। देखिए आधार क्या है, आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है, आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए कि समांतर चतुर्भुज, थोड़ा तिरछा बनाया करो ऐसे, ये लाइनें थोड़ी तिरछी होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज आपका जो बना है उसमें आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है, आधार क्या है ऊंचाई से, तो ऊंचाई को आप x मान लो, और ऊंचाई से आधार क्या है दोगुना है, तो आधार आप 2x मान लो। तो दोस्तों यहां से आप समझ सकते हो कि ऊंचाई आपकी x है, आधार ऊंचाई से दोगुना है, तो x का दोगुना आधार आपका 2x हो जाएगा। अब ये ऊंचाई क्या होती है, आधार पर क्या होती है, लंबिक होती है ऊंचाई। अब दोस्तों आधार की लंबाई कितने मीटर है, तो आधार की लंबाई मतलब हमसे 2x पूछा है। अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो आपसे x पूछा है, आपसे आधार की लंबाई पूछे तो आपसे 2x पूछा है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको रखना ही है, आधार आपका क्या है, आधार आपका 2x है, रख दीजिए। ऊंचाई आपकी क्या है, ऊंचाई आपकी x है, रख दीजिए। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो हेक्टेयर होता है, ये हेक्टेयर होता है, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ये मैंने आपको जब यूनिट समझाई थी तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने मीटर और हेक्टो का रिलेशन यूज करके, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, जाकर आप यूनिट वाला पार्ट अच्छे से देख सकते हो। तो एक हेक्टेयर में आपके होते हैं क्लियरली कितने, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो एक हेक्टेयर में आप रख सकते हो कि 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। और यहां से यदि कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से आप बोलोगे सर पॉइंट हटेगा, 2 जीरो से आपका पॉइंट हटेगा, मतलब 1800 बनेगा। अब दोस्तों 2x का यदि x में गुना करोगे तो 2x स्क्वायर बनेगा, यहां से आपको 900 मिलेगा, यहां से आपको 900 मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 900, 900 है 30 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको x क्या मिला, यहाँ से आपको x 30 मिला। और दोस्तों देख लीजिए आपने किस में बदला था, आपने मीटर में बदला था, तो आपको 30 मीटर मिलेगा। आपने हेक्टेयर से वर्ग मीटर में बदला था, इसलिए आपका x आपका मीटर में आएगा, क्योंकि आपने मीटर में चेंज किया था। अब देखिए आपको बताना क्या है, आपको आधार की लंबाई बतानी है। आधार की लंबाई, ऊंचाई तो x रखी है, लेकिन आधार की लंबाई क्या रखी है, 2x रखी है, तो हमें 2x बताना है। तो 2x बताते हैं दोस्तों, देखिए 2x, जिसमें x आपका कितना है, x आपका 30 है, x आपका 30 है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर 60 रहेगा। और 60 ऑप्शन देखिए, 60 तीसरा ऑप्शन फिट बैठता है। तो दोस्तों देख लीजिए कितना आसानी से सॉल्व कर लिया, बस कुछ रिलेशन पता होने चाहिए। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल फॉर्मूला, आधार गुणित ऊंचाई होता है, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, बस इतना पता होगा। और जैसे ही x आपका 30 आएगा तो 2x आप 60, तुरंत बता दोगे कि आधार की लंबाई 60 मीटर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। यदि आपको कंटेंट बिल्कुल जीरो से लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन और ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में क्या बोला है, एक समांतर चतुर्भुज कि दोनों संगत भुजा। अब ये देखिए ये वर्ड आपका बिल्कुल कॉमन है, बहुत बार आता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि संगत भुजा क्या होती है। दोनों संगत भुजा का अनुपात 7:2 है। अब दोस्तों यहां से हम बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज। अगर आप एक समांतर चतुर्भुज बनाओगे तो समांतर चतुर्भुज आपका थोड़ा तिरछा बनता है। ऐसा देखो स्ट्रेट नहीं बनाना, हमेशा थोड़ा तिरछा बनाना है, ताकि आप समांतर चतुर्भुज और अन्य जो चतुर्भुज होते हैं उनमें डिफरेंस समझो। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की दोनों संगत भुजाएं 7 और 2 है, मतलब 7x और 2x बोल सकते हो। अब संगत भुजाएं आपको पता है, संगत भुजाएं होती हैं ये वाली, संगत क्या होती हैं, जो एक दूसरे से अटैच होती हैं, ये वाली या ये वाली या ये दोनों वाली या ये दोनों वाली। संगत भुजाएं हैं 7x और क्लियरली 2x। अब दोस्तों आप पढ़ चुके हो कि ये आपका क्या है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है और आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है। तो आमने सामने की बराबर भी होंगी, मतलब 2x के बराबर 2x होगा, 7x के बराबर 7x होगा। अब उसने बोला है इसका परिमाप 108 मीटर है। अच्छा, इस बार परिमाप 108 मीटर मिला है, परिमाप दिया गया है, उसके बाद क्षेत्रफल दिया गया है। तो परिमाप क्या है, परिमाप है आपका 108 मीटर। अब दोस्तों परिमाप क्या होता है, आप पीछे देख सकते हो, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × a + b, जिसमें a और b आपकी संगत भुजाएं होती हैं। संगत भुजाएं मैंने डिस्कस कर ली आपके साथ, संगत भुजाएं ये वाली आपकी संगत भुजाएं होती हैं जो मैंने यहाँ पर बनाया है। अब दोस्तों आइए यहाँ पर देखिए, आपको परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × a + b, जो 108 मीटर दिया है। अब यहाँ से आप बोल सकते हो, जैसे ही मैं 2 से कट करूंगा भाई तो मेरे को a + b मिलेगा कितना, 54 मिलेगा। अब यहाँ से आप बोल सकते हो a और b क्या होता है, a और b होता है संगत भुजाएं, मतलब ये आपकी a से डिनोट करी थी, ये मैंने आपकी b से डिनोट करी थी। तो a और b होती हैं संगत भुजाएं, मतलब 7x और 2x।
7x और 2x। तो यहाँ से आप 7x और 2x निकाल सकते हो कि आपका 9x बनेगा। और 9x, 9 से जैसे ही आप 54 को कट करोगे तो आपको 6 मिलेगा। 9 से आप 54 को काटोगे तो आपको 6 मिलेगा। x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू जैसे ही हम रखते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हो कि x की वैल्यू, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू जैसे ही रखेंगे, x यहाँ पर रख दीजिए तो x रखते ही हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 बनेगा। x यहाँ पर रखोगे तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 बनेगा, तो यहाँ पर हमने 42 रख लिया। x यहाँ पर रखोगे तो क्लियरली आपका बनेगा 6 दूनी 12, तो इसको हटाते हैं 6 दूनी 12। x यहाँ पर रखोगे तो 6 सत्ते 42, इसको हटाते हैं तो हमारा 42 बनेगा। अब दोस्तों x की पुटिंग हो चुकी है। जैसे ही हमने x पुट किया है तो हमारा 6 दूनी 12 आया है और 6 सत्ते 42 आया है। अब उसने दोस्तों बोला क्या है कि इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो भाई 336 वर्ग मीटर है। तो चतुर्भुज का एरिया, एरिया कितना है चतुर्भुज का, वो आपको 336 वर्ग मीटर दिया है। वर्ग मीटर आप मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। तो पूछा क्या है, बड़ी भुजा के बीच की दूरी क्या है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो एरिया होता है चतुर्भुज का, जो क्षेत्रफल होता है चतुर्भुज का, वो होता है समांतर चतुर्भुज का आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई जो आपको मिला है 336 वर्ग मीटर। अब दोस्तों अब यहाँ पर आपको देखो पूछा क्या है, उस सेंस को अच्छे से देखना है। यहाँ से पूछा है तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी क्या है। अब कभी कभी दोस्तों वो क्या करेगा, आपसे छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पूछेगा। अब छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पूछेगा तब आपको आधार आपकी छोटी भुजा 12 लेनी है। लेकिन अभी उसने बोला है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ये वाली बताइए। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए, और दूरी क्या होती है, दूरी आपकी h होती है। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताएंगे। दूरी आपकी क्या होती है, स्ट्रेट होती है, h होती है, ऊंचाई होती है, और ऊंचाई आपको पता है लांबिक होती है। ऊंचाई दूरी क्या होती है आपकी, हमेशा लांबिक होती है। तो दोस्तों यहाँ से आप निकाल सकते हो कि आधार आपका बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बोली है तो आधार आपका 42 हो गया, और ऊंचाई हमसे पूछी है तो ऊंचाई हम निकालेंगे। अब आपको पता है ये 6 × 7 करके बना था। अब या तो आप 6 से कट करिए या आप 7 से कट करिए। तो वैसे 6 से बेटर लग रहा है क्योंकि 6 पंजे और 6 का 36 से कट करोगे तो 6 आएगा। और यहाँ पर जैसे 6 से कट किया तो 7 आएगा, 7 से कट करेंगे तो आपका 8 आएगा। 8 मीटर। 8 मीटर क्या है, 8 मीटर है आपकी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आपकी 8 मीटर है। ऑप्शन दूसरा फिट बैठता है, लॉक करिए। तो आ चुकी है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। लेकिन बाय चांस मानिए यहाँ पर छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पूछता, अगर छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पूछता तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ऊंचाई क्या होती है, लांबिक। अब छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ऊंचाई हम निकालते हैं, लेकिन आधार हम 12 यूज करते हैं। आधार हम क्या यूज करते हैं, 12 यूज करते हैं। तो सीधी बात करें, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आधार बड़ी भुजा होगी, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी तब आधार आपकी छोटी भुजा होगी। और दोस्तों ये जो बीच की दूरी होती है इसको बोला जाता है ऊंचाई। देखिए बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है, ऊंचाई बोला जाता है। और ऊंचाई को कभी कभी वो तुंगता बोलता है, तुंगता। तो यहाँ पर अच्छे से रख लेना कि बीच की दूरी को ऊंचाई बोला जाता है और ऊंचाई को कभी कभी वो तुंगता बोलता है। तो इन वर्डों का पता होना चाहिए, नहीं सामने आके तुंगता खड़ा हो गया, पता ही नहीं चला कि पूछा क्या है, तो वहां पर दही हो जाएगा भाई। तो लेते हैं एक सवाल और आपके सामने। देखिए दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD त्रिभुज ADN के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से पढ़िए, एक आपको समांतर चतुर्भुज बोला है और दूसरा आपको त्रिभुज बोला है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा अच्छे से, समांतर चतुर्भुज कौन सा बोला है, समांतर चतुर्भुज आपको बोला है AB पे गया था पहले, ABCD ऐसे आया है, ABC और D। तो आपको कंप्लीट चतुर्भुज बोला है, समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें कंप्लीट चतुर्भुज है। और फिर आपको त्रिभुज ADN बोला है, ADN मतलब ADN। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो आपका समांतर चतुर्भुज ABCD कंप्लीट चतुर्भुज है, और त्रिभुज है ADN जो मैंने सेटिंग किया है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि बस कमी किसकी है, आप फॉर्मूले यदि रिमाइंड करो तो इस समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला आधार गुणित ऊंचाई, और त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि आपने सेम रख दिया, BH से कैंसिल होगा, तो इसको स्मॉल में नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इनमें हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर देखना, ये जो त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई लेते हैं, यहाँ से हम इसकी ऊंचाई लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल वो ऊंचाई
हमने एस से डिनोट कर ली, और उसको भी आप कुछ रख सकते हो क्योंकि 2 बार एच आया है, तो उस ऊंचाई को आप पी मान लो, उस ऊंचाई को क्या मान लो, आप पी मान सकते हो, ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो समांतर चतुर्भुज है उसका आधार और जो त्रिभुज का आधार है उसको अच्छे से देखिए। ये जो आपने ऊंचाई ली है त्रिभुज की, ये ऊंचाई जो है ना वो आधार पर क्या होगी, लांबिक होगी। तो आप बोल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। त्रिभुज का आधार क्या है भाई, त्रिभुज का आधार है आपका x से डिनोटेड किया है। त्रिभुज का आधार किससे डिनोट किया है, x से डिनोट किया है, और जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो आपने p से डिनोट की है। त्रिभुज की ऊंचाई आपने p से डिनोट की है। अब थोड़ा आप समांतर चतुर्भुज को अच्छे से देखिएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई होता है उसमें सिर्फ आपको आधार देखना है, आधार क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज कंप्लीट आपका ए बी सी डी कंप्लीट आपका समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर देखिए डी से सी तक, तो आपका आधार क्या हो जाएगा, आपका आधार डी से सी तक x और 3x, तो आपका कंप्लीट आधार आपका 4x हो जाएगा। तो दोस्तों x और 3x आपका कंप्लीट आधार 4x हो जाएगा। अब आपको सिर्फ समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई रखनी है। अब दोस्तों देखना, ऊंचाई क्या होती है, आमने सामने भुजा के बीच की दूरी। तो आमने सामने भुजा के बीच की दूरी देख सकते हो, ये आपका AB है, ये आपका DC है। तो आमने सामने की भुजा के बीच की दूरी होगी आपकी h, जो P से डिनोटेड है। तो आप यहां पर भी बोल सकते हो कि समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई होगी वो आपकी P से डिनोटेड है, तो P आप रख सकते हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर रेशियो बनाना है। तो P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 8:1। तो दोस्तों देख लीजिए, बस कुछ नहीं है, जो आपकी ऊंचाई है वही आपके त्रिभुज की ऊंचाई है, वही आपके समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। तो बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन और इसी के बेस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा क्योंकि रीडिंग जितनी अच्छी होगी क्वेश्चन उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या बोला है, किसी समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। अब ये निकटवर्ती का मतलब ही होता है संगत। निकटवर्ती का मतलब क्या होता है, संगत। तो यहां पर आप संगत लिख सकते हो। निकटवर्ती का मतलब क्या होता है, संगत होता है। 36 और 27 है। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों यहां पर मैं आकृति बनाता हूं, देखिए थोड़ा ध्यान देना। ये आपका समांतर चतुर्भुज है, इसकी मैं 2 आकृति बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो छोटी भुजा मैंने आपको दिखा दी कि छोटी कौन सी है, ये वाली आपकी छोटी भुजा है और ये वाली आपकी बड़ी भुजा है। अब दूसरा मैं इसको फ्लैट में बनाता हूं, तो ये आपकी बड़ी भुजा है, ये आपकी बड़ी भुजा है और ये आपकी छोटी भुजा बनेगी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, तिरछा बनाना ताकि ऊंचाई जो लंब डालती है परपेंडिकुलर होती है वो अच्छे से समझ में आए। तो देखिए निकटवर्ती भुजाएं क्या है, 36 और 27। तो ये आपकी 36 होगी, ये आपकी 27 होगी। 36 के सामने 36 होती है, 27 के सामने 27 होती है। अब दोस्तों जो मैंने तिरछा बनाया है उसमें ये आपकी बड़े वाली 36 होगी आमने सामने की बराबर, ये छोटे वाली आपकी 27 होगी आमने सामने की बराबर। अब दोस्तों उसने दिया क्या है, यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ये 27 और 27, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी आपकी 12 है। तो यहाँ पर आप रख सकते हो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है। दूरी ऊंचाई लांबिक होगी। अब दोस्तों उसने क्या पूछा है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी मतलब 36 और 36 के बीच की दूरी ऊंचाई कितनी होगी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये हमसे पूछा है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, ये मैंने क्या किया है, जो आपका खड़ा त्रिभुज था उसको मैंने थोड़ा तिरछा बना दिया, तो आपकी सिर्फ साइड पलटी है लेकिन चतुर्भुज तो वही है। 27 27 36 36, यहाँ भी देख सकते हो 27 27 36 36, तो चतुर्भुज तो सेम है, तो मतलब सेम चतुर्भुज है तो क्षेत्रफल भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सेम चतुर्भुज है, वही चतुर्भुज है, तो कहीं से भी लाइए क्षेत्रफल तो वही आना है क्योंकि चतुर्भुज ही एक ही है। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से क्षेत्रफल क्या आएगा, यहाँ से क्षेत्रफल आएगा आधार जिस पर ऊंचाई क्या होती है, लांबिक होती है। आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार जिस पर ऊंचाई क्या होती है, लांबिक। अब जितना क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का यहां से आएगा उतना ही क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का यहां से भी आएगा। अब दोस्तों क्या बोल सकते हो, यहां से भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार आपको दिया है, ऊंचाई आपसे पूछी है, और आधार वह लेना है जिस पर ऊंचाई क्या होती है, लांबिक होती है। ये मैंने पहले ही बोला था, नोट भी डलवाया था, आधार वह लेना है जिस पर ऊंचाई लांबिक होती है। तो आधार 27 लेंगे क्योंकि ऊंचाई उस पर लांबिक है, आधार हम 36 लेंगे क्योंकि ऊंचाई उस पर लांबिक है। अब यहाँ से सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, 36 से काटोगे भाई 3 मिलेगा, 3 से काटोगे 27 को भाई 9 मिलेगा, तो 9 आ चुका है। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी सेकेंड ऑप्शन है, टिक करिए, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपको इसमें बोल सकते हैं 2 तरीके से क्षेत्रफल लगाना है।
एक बार इस तरफ से लगाओगे आधार गुणित ऊंचाई, दूसरा इस तरफ से लगाओगे आधार गुणित ऊंचाई, और चतुर्भुज आपका वही है, इसलिए क्षेत्रफल आप बराबर रख सकते हो। इस फॉर्मूले को एक फॉर्म में और बोला जाता है, इस फॉर्मूले को बोला जाता है m1 d1 बराबर में m2 और d2। तो इस क्षेत्रफल फॉर्मूले को बोला जाता है m1 d1 m2 d2। लेकिन बस थोड़ा एक बार समझ लो, बाद में आप शॉर्ट ही यूज करोगे m1 d1 m2 d2। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, बड़ी भुजा पर तुंगता। ये देखिए मैंने बोला था कभी कभी वो एक शब्द यूज करता है तुंगता। तुंगता मतलब बीच की दूरी या ऊंचाई। तो आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं कि तुंगता बीच की दूरी मतलब ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, बड़ी भुजा पर तुंगता क्या है 20 इकाई है, छोटी भुजा पर तुंगता, छोटी भुजाओं पर बीच की दूरी या ऊंचाई हमें बताइए, क्योंकि तुंगता मतलब बीच की दूरी ऊंचाई। अब दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आपको दी है और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी आपसे पूछी है। तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको तुरंत डायग्राम बनाना है। तुरंत क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो ऐसा आप डायग्राम बना सकते हो, और तुरंत आपको एक डायग्राम यहाँ पर भी बनाना है ताकि क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझो। तिरछा लेना ताकि ऊंचाई लंबिक बने। अब दोस्तों आपको देखिए समांतर चतुर्भुज आपको दो प्रकार से रखना है, क्योंकि एक बार हमें बड़ी भुजा से लेना है, एक बार हमें छोटी भुजा से लेना है। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5x और 4x है। यहाँ पर आप x लगा सकते हो, जिसमें बड़ी भुजा आपकी 5x है, बड़ी भुजा आपकी क्या है 5x है। तो यहाँ पर भी आप रख सकते हो बड़ी भुजा आपकी 5x है, और छोटी भुजा आपकी भाई 4x है, छोटी भुजा आपकी 4x है। तो यहाँ पर ऐसे 4x रख दो। तो देख सकते हो बड़ी भुजा आपको 5x दिख रही है और छोटी भुजा आपको 4x दिख रही है। अब उसने बोला है इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, इसका क्षेत्रफल 1000 है, इसका क्षेत्रफल क्या है 1000 है। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बोलेंगे इसको, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है आपकी 20 इकाई है। अब यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 20 इकाई है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 20 इकाई दिया है, और ऊंचाई तुंगता क्या होती है लांबिक होती है। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आपको 20 इकाई दी है, और आपसे पूछा है छोटी भुजाओं की तुंगता बताइए। अब छोटी भुजाओं की तुंगता बताइए मतलब छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए, और दूरी ऊंचाई कैसी होती है लांबिक। तो कुछ नहीं करना, चतुर्भुज आपका सेम है 5x और 4x भुजा वाला, तो आपका क्षेत्रफल भी दोनों तरफ से सेम आएगा। तो लीजिए आधार गुणित ऊंचाई, आधार वह लेना है जिस पर ऊंचाई क्या होती है लांबिक, मतलब आधार गुणित ऊंचाई 5x गुणित 20, आधार गुणित ऊंचाई सेम यहाँ से आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार आपका 4x है, ऊंचाई आपसे तुंगता आपसे पूछी है। अब यहाँ पर आप बोलोगे जो x लगाया था वो कट हो चुका है, मतलब 5 और 4 रखते तो भी आपका क्वेश्चन बनता। अब 4 से कट करोगे तो आपका 5 आएगा, 5 का 5 में, तो आपकी तुंगता आई है 25, आपकी ऊंचाई आई है 25। शब्दों को समझना दोस्तों, तुंगता क्या होती है ऊंचाई होती है। कोई इसको तंबू तंगता या कुछ भी समझेगा तो वो गलत है, वहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तुंगता मतलब ऊंचाई होती है, जो आपका 25 आया है, जो आपका क्या है 25 आया है। तो ऑप्शन चौथा हमारे साथ है, लॉक करिए। अब दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो इस थीम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आप बोलते हो कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार वो लेते हैं जिस पर ऊंचाई क्या होती है लांबिक होती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से सीख भी लिया, 4-5 क्वेश्चन भी कर लिए, लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कभी कभी आपको आधार गुणित ऊंचाई से नहीं निकालना, क्योंकि आपको ना तो उसमें कोई ऊंचाई दी जाएगी, आपको ऊंचाई मिलेगी नहीं, तो आप आधार गुणित ऊंचाई नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जब समांतर चतुर्भुज में ऊंचाई नहीं देता है तब वो क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं। एक क्वेश्चन ही लेते हैं, आपको बेटर तरीके से समझाएंगे दोस्तों। देखिए 60 मीटर और 40 मीटर, यहां पर देखना 60 मीटर और 40 मीटर भुजाओं वाले एक समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, थोड़ा डायग्राम अच्छा, ड्राइंग देखिए मेरी बहुत अच्छे से बन रही है, जिसकी भुजा है 60 मीटर और 40 मीटर, 60 मीटर और 40 मीटर। अब आपको बताइए, मीटर हटा देते हैं, सिर्फ 60 डाटा हमको देखे 60 और 40। अब देखिए दोस्तों आपको बताया ये समांतर चतुर्भुज है, तो भाई आमने सामने की बराबर होगी, 40 के सामने 40 होगी भाई, 60 के सामने 60 होगी भाई। एक विकर्ण 80 मीटर है। अब विकर्ण आपको पता है सम्मुख शीर्षों को मिलाना। अब एक विकर्ण आपका 80 है, तो आप तो या तो ये विकर्ण 80 बना सकते हो या आप ये विकर्ण 80 बना सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई सा विकर्ण 80 बना सकते हो, क्योंकि वो आपको इन क्वेश्चनों में एक विकर्ण जरूर देगा, और एक विकर्ण जरूर देगा तो वो एक विकर्ण आप 80 ऐसा बनाओ या वो एक विकर्ण आप ऐसा बनाओ, आपकी इच्छा है। मैंने 80 ऐसा बनाया है, आप 80 ऐसे बना सकते हो। और दोस्तों अब यहां पर मैं एक
कॉन्सेप्ट आपको समझा के आया था, एक बार पीछे जाइए देखिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया था। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था यहाँ पर कि जो आपका विकर्ण होता है, ये देखिए यहाँ पर जब फॉर्मूला बनाया था, जो आपका विकर्ण होता है ना वो उसको बराबर दो भागों में बांटता है, मतलब पहला बराबर दूसरा, पहला बराबर दूसरा, दोनों भागों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो मैंने फिर से विकर्ण बनाया है, मतलब उसे वो दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब पहला बराबर दूसरा, पहला बराबर दूसरा। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वैसे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, लेकिन यहां पर देख सकते हो आपको कोई ऊंचाई नहीं मिली है। हाँ भाई, आधार तो हमें 60 भी मिला है, आधार तो हमें 40 भी मिला है। अब या तो वो 60 आधार पर ऊंचाई देता या 40 आधार पर ऊंचाई देता तो हम आधार गुणित ऊंचाई कर सकते थे, लेकिन ऊंचाई इस क्वेश्चन में नहीं है। लेकिन फिर भी हमें चतुर्भुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, तो हम बोलेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप सीधा क्या बोल सकते हो, आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल सकते हो कि ये जो आपके दोनों आपके त्रिभुज बने हैं, देख सकते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है जिसमें आपके दो त्रिभुज बने हैं फर्स्ट और सेकंड। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कंप्लीटली आपका, ऐड करना इक्वल नहीं रखना भाई, ऐड करना है तो कंप्लीटली आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनेगा। फर्स्ट को और सेकंड दोनों त्रिभुज को ऐड कर दो तो कंप्लीट आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, जितना क्षेत्रफल पहले का है उतना ही क्षेत्रफल दूसरे का है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला करो और जितना पहले का है उतना ही दूसरे का रख देना, तो आपका जोड़कर किसका बनेगा, कंप्लीट चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनेगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम डिस्कस करें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों आपका जो पहला त्रिभुज है, आपका फर्स्ट वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहां से, हम क्लियरली हैरोज विषम बाहु त्रिभुज से। यही होता है, आपने पहले वाले पार्ट कितने अच्छे से देखे हैं, क्योंकि यहां पर यूज होगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला, क्योंकि 60, 40 और 80, 60, 40, 80 आपकी विषम बाहु त्रिभुज की भुजा है। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या करते हैं, पहले परिमाप निकालिए, परिमाप हम निकालेंगे तो आपका आएगा 40, 60, 100, 100 और 80, 180। तो परिमाप आ चुका है 180, और परिमाप का आधा, परिमाप का आधा आपका सेमी पैरामीटर बनता है। सेमी पैरामीटर, परिमाप 180 है तो सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप क्या आएगा, अर्ध परिमाप आपका 90 आएगा। तो आपने परिमाप निकाला 40, 60 और 80, 180, परिमाप आपका आधा करिए, परिमाप का आधा करते ही आपका अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर क्या आएगा, 90 आएगा, 180 का आधा 90। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपका जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, क्योंकि पहला आपका त्रिभुज विषम बाहु है, तो विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, एक बार तो आप सेमी पैरामीटर को रखिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, 2-3 क्वेश्चन कराए थे, एक बार तो आप सेमी पैरामीटर को रखिएगा जो आपका 90 है, जो आपका क्या है 90 है। अब दोस्तों आपको पता है सेमी पैरामीटर एस में से एक बार पहली भुजा माइनस करनी है, एक बार दूसरी भुजा माइनस करनी है, एक बार तीसरी भुजा माइनस करनी है। अब 90 में से 40 जाएगा तो आपका 50 आएगा, 90 में से 60 जाएगा तो आपका 30 आएगा, और 90 में से भाई 80 जाएगा तो आपका 10 आएगा। अब इस तरीके से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, और जितना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जोड़कर हम बताएंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 10 और 10 100 का वर्गमूल आपका 10 आएगा, 10 और 10 फिर से 100, और 100 का वर्गमूल आपका क्लियरली कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पर 5 का अंडर रूट नहीं होता, 3 का अंडर रूट नहीं होता, लेकिन 9 का अंडर रूट होता है, 9 का अंडर रूट भाई 3 होता है, और यहाँ पर बोलोगे 5, 3, 15, 15 कहाँ रह जाएगा, अंडर रूट करनी में रह जाएगा, तो मल्टीपल करिए, मल्टीपल करते ही 10, 10, 100, 100 का 3 में 300, 300 करनी 15, 300 करनी 15। अब ये ऑप्शन में 300 करनी 15। अब देखिए मेरे से भी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, मैं 300 करनी 15 ऑप्शन में देख रहा था, बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम भूल गए कि ये अभी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया है, 300 करनी 15, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 करनी 15 है। अब पहले का क्षेत्रफल किसके बराबर है, दूसरे के बराबर होता है, क्योंकि विकर्ण है ना, दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। तो 300 करनी 15 इसका है, तो 300 करनी 15 इस दूसरे का भी होगा, 300 करनी 15 दूसरे का भी होगा, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। तो 300 करनी 15, 300 करनी 15, 300 और 300 भाई 600 करनी 15, 600 करनी 15, हमारा ऑप्शन तीसरा है। एक बार तो ऐसा लगा कि कुछ गलत कर दिया, क्योंकि हम एक त्रिभुज को उठा के ढूंढ रहे थे, हमें पता था 300 और 300, ये 600 करनी 15 होगा, और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट है, 600 करनी 15। अब दोस्तों यहाँ पर सीधी सीधी बात करें, आपको दोनों संगत भुजा मिलेंगी 60 और 40, और इसमें दोनों संगत भुजा के साथ आपको एक विकर्ण डायगोनल मिलेगा,
उस विकर्ण को आप 80 को ऐसे भी बना सकते हो, 80 को ऐसे भी बना सकते हो। और जैसे आप 80 विकर्ण बनाओगे, 80 विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगा, दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगा। तो बस आप एक त्रिभुज का लाइए, एक त्रिभुज का 300 करनी 15 है और दूसरे त्रिभुज का उसके बराबर है 300 करनी 15 है, तो दोनों त्रिभुज का हो जाएगा 600 करनी 15। तो यहाँ से आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज को मिलाकर बनेगा 600 करनी 15। ऑप्शन तीसरा लॉक करिए। और एक आपके लिए होमवर्क है जिसका आंसर आप तुरंत अभी कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 15 और 7 मीटर भुजा वाले एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज तिरछा बनाया करो। यहाँ से भुजा तिरछा आनी चाहिए। एक 15 है तो सामने की भी 15 होगी भाई, एक आपकी 7 है भाई तो सामने की भी 7 होगी। अब यहाँ से बोला है एक विकर्ण, देखिए मैंने ऐसे बनाया था 80, अब एक विकर्ण 20 ऐसे बना सकते हो। और विकर्ण क्या करता है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक त्रिभुज का लाना है और जो आपका विषम बाहु त्रिभुज से लाना है, विषम बाहु त्रिभुज से लाना है और एक त्रिभुज का लाना है, उतना ही आपका दूसरे त्रिभुज का होगा और दोनों को जोड़कर आप मुझे बताओगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारिए, आपके आंसर का वेट रहेगा दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, आपके लिए होमवर्क भी बन चुका है। और दोस्तों आज का सेशन यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए ताकि इसका लाभ आपके दोस्त भी ले सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक हमेशा किया करो और पहले वाले पार्ट यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो उन पार्टों को देख लेना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।